अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी। और आज की इस वीडियो के अंदर हम बायो एनर्जेटिक्स के एक और लेक्चर के साथ हाजिर हैं। पिछली वीडियो के अंदर हमने एटीपी के हवाले से और बायो एनर्जेटिक्स की डेफिनेशन के हवाले से डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो के अंदर हमारा जो आगाज़ हो रहा है वो पहले पार्ट के साथ हो रहा है, जो कि है हमारे पास फोटोसिंथेसिस। यहाँ पर मुकम्मल तौर पर फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स को तो बयान नहीं किया जा रहा कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस किस तरह से असर दिखाता है, किस तरह से ये प्रोसेस होता है, लेकिन इससे पहले इसके इंट्रोडक्शन का जिक्र किया जा रहा है। और ये जिक्र किया जा रहा है कि फोटोसिंथेसिस कौन सा प्रोसेस है, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो है वो इस्तेमाल होते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो को इस इंट्रोडक्शन के साथ में हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस के हवाले से, कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके दौरान लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी के अंदर। और वो केमिकल एनर्जी वाले जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं उन्हें एटीपी और NADPH2 कहा जाता है। और फिर जो है इस एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए फूड मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होती है। यानी एटीपी की मदद से फिर फूड मॉलिक्यूल्स को बनाया जाएगा, जैसे कि हमारे पास हो जाएंगे कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये पूरा प्रोसेस हमारे पास फोटोसिंथेसिस कहलवाएगा। फोटोसिंथेसिस के हवाले से दूसरा भी जिक्र किया जा रहा है कि ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। मेटाबॉलिज्म की दो किस्में होती हैं, एक कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। जिसमें मॉलिक्यूल्स बनते हैं उसे एनाबॉलिज्म कहा जाता है। तो फोटोसिंथेसिस जिसके अंदर फूड बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स बन रहे हैं, ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की सिंथेसिस होगी। और ये कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ से बनेंगे? कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन डाइऑक्साइड और उसके अलावा वाटर से बनेंगे। और प्लांट के ये उन सेल्स में बनेंगे जो कि क्लोरोफाइलस होंगे। क्लोरोफाइलस सेल से मुराद के प्लांट के वो सेल जिनमें क्लोरोफिल मौजूद है। क्लोरोफिल वाले सेल्स कौन से होंगे? लाजिम बात जो हमें ग्रीन नजर आएंगे वो क्लोरोफिल वाले होंगे, क्योंकि क्लोरोफिल की ही वजह से उन पार्ट्स का कलर ग्रीन होता है। अगर आप प्लांट बॉडी को देखते हैं तो उसका लीफ जो है वो हमें ग्रीन नजर आते हैं। और उसके अलावा उसकी जो स्टेम होती है वो भी हमें ग्रीन नजर आती है। यंग प्लांट की स्टेम जो है वो ग्रीन होगी। तो इस तरह से ग्रीन पार्ट्स के अंदर जो सेल्स मौजूद होंगे उन सेल्स में क्लोरोफिल होगा। और उन ग्रीन सेल्स के अंदर, क्लोरोफिल वाले सेल्स के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का इस्तेमाल करते हुए, लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए फूड को बनाया जाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स को बनाया जाएगा। तो जैसा कि हमने जिक्र किया कि फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट ज़रूरी होगी, उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी होगी, वाटर ज़रूरी होगा और उसके अलावा क्लोरोफिल ज़रूरी होगा। अगर ये चारों चीज़ें होंगी तो फोटोसिंथेसिस हो पाएगा। मैंने एक मिसाल बच्चों को दी थी और इस हिसाब से कि हमारे पास इन्वायरमेंट में ये तीन चीज़ें मौजूद होती हैं। वाटर भी मौजूद होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद होता है और लाइट भी मौजूद होता है। लेकिन तीनों चीज़ों के होने के बावजूद हम फोटोसिंथेसिस हम इंसान नहीं कर सकते। वजह क्या है? कि हमारे पास क्लोरोफिल नहीं है। तो ये चारों चीज़ों का होना ज़रूरी है, क्लोरोफिल का भी, वाटर का भी, कार्बन डाइऑक्साइड और लाइट का भी, तभी फोटोसिंथेसिस हो पाएगा। तो अब हम इनके रोल का जिक्र करें कि लाइट क्या रोल प्ले करेगी, उसके अलावा जो है क्लोरोफिल, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, ये चारों क्या रोल प्ले करेंगे इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान। तो आज की हमारी वीडियो में इन्हीं टॉपिक्स को जिक्र किया जाएगा। अब सबसे पहले यहाँ पर लाइट के हवाले से लिखा हुआ है कि लाइट का फोटोसिंथेसिस में रोल किस तरह से होगा। पहले लाइट के इंट्रोडक्शन के हवाले से बयान किया जा रहा है कि लाइट जो है एक तरह की एनर्जी होती है। और ये एनर्जी ऐसी है जिसकी ड्यूअल नेचर होती है। यानी कि ये वेव के तौर पर भी ट्रेवल कर सकती है, वेव की तरह भी, और दूसरा ये पार्टिकल के तौर पर भी ट्रेवल कर सकती है। एनर्जी जिस पार्टिकल के तौर पर ट्रेवल करती है उन्हें क्वांटा या दूसरा जो है फोटॉन्स कहा जाता है। तो जो मुकम्मल लाइट हासिल होती है उस लाइट के भी छोटे से हिस्से को प्लांट्स जो है एब्जॉर्ब करते हैं अपने पिगमेंट्स की मदद से। पिगमेंट्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करेंगे और कलर देने का काम करते हैं। तो उन पिगमेंट्स की मदद से प्लांट्स जो है इस लाइट के छोटे से पोर्शन को जो है एब्जॉर्ब कर पाते हैं। यहाँ पर पिगमेंट कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है। पिगमेंट कॉम्प्लेक्स का मतलब है पिगमेंट्स जिनके साथ में कुछ प्रोटीन्स भी जुड़े हुए होंगे। तो पिगमेंट्स अकेले काम नहीं करते, उनके साथ में कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं। तो उन प्रोटीन्स की मदद से ये थोड़ी सी लाइट के अमाउंट को जो है एब्जॉर्ब कर पाते हैं। और ये पिगमेंट्स कहाँ पर मौजूद होंगे? यही बात लिखी हुई कि ये पिगमेंट जो इनके क्लोरोप्लास्ट के रीजन में मौजूद होते हैं। जैसे कि क्लोरोफिल का हमने जिक्र किया कि क्लोरोफिल इनके क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद होता है। मजीद आगे हम जिक्र करेंगे कि अलग अलग पिगमेंट्स होते हैं और उनकी अलग अलग रेंज होती है एब्जॉर्ब करने की लाइट को। यहाँ पर एक टर्म लिखी हुई है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है? सन में से जितनी भी एनर्जीज हासिल होती हैं उन एनर्जीज को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कहा जाता है। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से इनकी वेवलेंथ होगी, उनकी वेवलेंथ को जब मेजर किया जाता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहलवाता है। यहाँ पे जैसे कि गामा रेज होगी 10 की पावर -14, उसके अलावा एक्स रेज हो गई जो 10 की पावर -12 और 10 की पावर -10 के अंदर आ रही है। उसके अलावा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हो गई
और इन तमाम एनर्जीज के, इन तमाम रेडिएशंस के अंदर एक छोटा सा हिस्सा हो गया विजिबल लाइट का। और इस विजिबल लाइट को भी प्लांट पूरा हासिल नहीं करे, जैसे कि हमने जिक्र किया, इसके भी छोटे से हिस्से को प्लांट जो है एब्जॉर्ब करते हैं। बाकी यहाँ पर अलग रेडिएशंस मजीद दिखाई गई हैं और उनकी भी फ्रीक्वेंसी को जिक्र किया जा रहा है, जैसे कि इंफ्रारेड रेज हो गई, रेडार हो गया, एफएम हो गया, टीवी हो गया, शॉर्ट वेव्स हो गई, एएम हो गई। तो ये मुख्तलिफ रेडिएशंस जो हैं वो सूरज से हासिल हो रहे हैं, इन सबको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कहा जाएगा। अगर हम विजिबल लाइट को बात करेंगे तो वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में आ जाती है, और जब इसको मेजर किया जाएगा इसकी वेवलेंथ को, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहलवाएगा, इन सब की वेवलेंथ को जब मेजर कर रहे हैं हम लोग। अगर हम विजिबल लाइट की वेवलेंथ की बात करें तो ये 380 नैनोमीटर से लेकर के 780 नैनोमीटर तक की होती है। तो ये एक एमसीक्यूज के हिसाब से आप याद कर सकते हैं इस पॉइंट को कि इसकी वेवलेंथ कितनी होगी विजिबल लाइट की। अब यहाँ पर इस लाइट एनर्जी के एब्जॉर्प्शन की वजह से लिखा हुआ है कि प्लांट्स के अंदर जो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, उसे एब्जॉर्ब करने के लिए मौजूद होते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस। ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस क्या हैं कि प्लांट के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है, उस क्लोरोप्लास्ट का एक हिस्सा होता है जिसे थैलेकॉइड मेम्ब्रेन कहा जाता है। थैलेकॉइड मेम्ब्रेन का एक हिस्सा जहां पर क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं और कुछ दीगर मॉलिक्यूल्स भी मौजूद हैं, वो इस लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं सबसे पहले। तो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स, कुछ कैरोटीनॉइड्स के मॉलिक्यूल्स लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, और एब्जॉर्ब करने के बाद क्लोरोफिल के एक दूसरे मॉलिक्यूल को ये एनर्जी पहुंचा देते हैं। ये क्लोरोफिल का दूसरा मॉलिक्यूल जिस जगह पर मौजूद होगा उस जगह को रिएक्शन सेंटर कहा जाता है। तो सबसे पहले एनर्जी जो है लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब की जाएगी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस के जरिए से, जो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन पर मौजूद होंगे, और थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के थोड़ा ही दूसरी तरफ एक और पार्ट भी मौजूद होगा जिसे रिएक्शन सेंटर कहा जाएगा, जहां पर क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल मौजूद होगा। तो वहां पर इसे लाइट एनर्जी को पहुंचाया जाएगा। पहली चीज ये ध्यान में रखिएगा, क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल की दो किस्मों को प्लांट्स में जिक्र किया जाता है, क्लोरोफिल ए और दूसरा होता है क्लोरोफिल बी। और इस तरह से दीगर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उन्हें कैरोटीनॉइड्स कहा जाता है। अगर आपको लिपिड वाला पार्ट याद होगा तो लिपिड के अंदर भी कैरोटीनॉइड्स का जिक्र वहां पर मौजूद था। तो ये मुख्तलिफ पिगमेंट्स जो है लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। अब ज़्यादा पिगमेंट्स की होने की वजह क्या है कि हर पिगमेंट की अलग अलग रेंज होगी कि वो अलग अलग रेंज में लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाएगा। जितने ज़्यादा पिगमेंट्स होंगे उतना ही ज़्यादा रेंज की लाइट जो है एब्जॉर्ब हो पाएगी। तो ये ज़्यादा पिगमेंट्स का होना ये फ़ायदा दे रहा है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि हर पिगमेंट की एक अलग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होगा, हर पिगमेंट की एक अलग रेंज होगी जिसके अंदर वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होगा। जिससे कि जिक्र किया जा रहा है कि क्लोरोफिल का जो मॉलिक्यूल होता है उसकी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ब्लू और रेड वाले पार्ट के अंदर होती है। यहाँ पर ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को दिखाया गया है। इसके अंदर बयान किया जा रहा है कि क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल जो है वो ब्लू और रेड लाइट को ज़्यादा ही एब्जॉर्ब करते हैं, और उनकी एब्जॉर्प्शन जो है 430 नैनोमीटर से लेकर के 670 नैनोमीटर तक बयान की गई है। उसके अलावा बयान किया जा रहा है जो कैरोटीनॉइड्स हैं और क्लोरोफिल है उनकी एब्जॉर्प्शन में फ़र्क होता है। कैरोटीनॉइड्स की एब्जॉर्प्शन थोड़ी मुख्तलिफ होती है और इस तरह से क्लोरोफिल की एब्जॉर्प्शन अलग होती है। तो अलग अलग पिगमेंट्स की जो लाइट की एब्जॉर्ब करने की सलाहियत है वो भी अलग अलग होगी। यही यहाँ पर बयान किया जा रहा है डिफरेंशियल अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के हवाले से कि जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, जो फोटोसिंथेसिस में पिगमेंट्स अहम रोल प्ले कर रहे हैं, क्लोरोफिल हो गए, कैरोटीनॉइड्स हो गए, उनके एब्जॉर्प्शन की रेंज अलग अलग है, इसलिए हमने उसको डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहा हुआ है। उनकी एब्जॉर्प्शन की रेंज जब अलग अलग मौजूद है तो इस तरह से फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होती है। इस तरह से जो है ज़्यादा लाइट जो है वो एब्जॉर्ब हो पाती है, और इस तरह से जो लाइट भी एब्जॉर्ब होगी वो फोटोसिंथेसिस में अहम रोल प्ले करेगी। तो फोटोसिंथेसिस में जो लाइट यूज हो रही है उसे एक्शन स्पेक्ट्रम कहा जा रहा है। एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, दूसरा एक्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बता रहा है कि कौन सा पिगमेंट कितनी लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, और एक्शन स्पेक्ट्रम बता रहा है कि कितनी लाइट जो है फोटोसिंथेसिस में यूज हो रही है। यहाँ मौजूद इस तस्वीर के अंदर आप एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को देख रहे हैं कि क्लोरोफिल ए के हवाले से भी बयान किया जा रहा है, क्लोरोफिल बी के हवाले से भी, और कैरोटीनॉइड्स के हवाले से भी। और उसके अलावा इनकी वेवलेंथ को भी बयान किया जा रहा है कि कितनी वेवलेंथ के अंदर लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करेंगे कि ब्लू के रेंज के अंदर अगर आप देखेंगे तो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स जो हैं उनकी वेवलेंथ ज़्यादा आपको नज़र आ रही है। ब्लू के अंदर, ये भी ब्लू वाला पार्ट है और ये वही साला, तो ब्लू के अंदर इनकी वेवलेंथ ज़्यादा नज़र आ रही है, और दूसरा इनकी जो हमें वेवलेंथ ज़्यादा नज़र आ रही है वो रेड वाले पार्ट के अंदर। तो रेड लाइट को और ब्लू लाइट को ये ज़्यादा ही एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। और यहाँ पर दूसरा जो है एक्शन स्पेक्ट्रम को भी दिखाया जा रहा है कि कितनी ज़्यादा लाइट जो है वो यूज़ हो रही है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान। अब यहाँ पर इस पैराग्राफ के अंदर एक बात बयान की जा रही है
कि जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है और दूसरा एक्सचेंज स्पेक्ट्रम होता है, उनके अंदर हमें फ़र्क देखने को मिलता है। फ़र्क किस तरह से देखने को मिलेगा? अगर हम इनको थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो हमें जो है चोटियाँ जो नज़र आ रही हैं, जो पीक्स नज़र आ रही हैं, ज़्यादा ही लंबी पीक्स नज़र आ रही हैं। यहाँ पर भी पीक्स आपको ज़्यादा बड़ी नज़र आ रही हैं। तो पीक्स ज़्यादा बड़ी नज़र आ रही हैं और जो वैली वाला पार्ट है, यानी नीचे वाला पार्ट है, वो ज़्यादा ही डीप आपको नज़र आ रहा है इस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के अंदर। लेकिन एक्शन स्पेक्ट्रम के अंदर इस तरह से नहीं होता। एक्शन स्पेक्ट्रम के अंदर ये वाला पार्ट ज़्यादा ही मोटा होता है और वैली वाला पार्ट इतना नीचे नहीं होता, जिस तरह से यहाँ पर इतना ज़्यादा नीचे करके दिखाया हुआ है। यहाँ पर भी आप एक्शन स्पेक्ट्रम को देख रहे हैं कि ये वाला पार्ट इतना ज़्यादा भी ऊंचा नहीं है और वैली वाला पार्ट नीचे वाला वो इतना ज़्यादा गहरा भी नहीं है। और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं टॉप जो है वो इतना ज़्यादा ऊंचा यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। अब इसकी वजह क्या है? वजह यहाँ पर है कि मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, सिर्फ अकेला क्लोरोफिल मॉलिक्यूल नहीं होता। अगर हम अकेले क्लोरोफिल की देखेंगे तो उसकी रेंज बहुत ज़्यादा हमें ऊंची नज़र आएंगी, लेकिन यहाँ पर क्योंकि कैरोटीनॉइड्स भी आ जाते हैं तो कैरोटीनॉइड्स भी अपनी एनर्जी क्लोरोफिल को ट्रांसफर करते हैं, जिस वजह से क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल के पास ज़्यादा एनर्जी आ जाती है और वो ज़्यादा एनर्जी यूज़ कर सकता है फोटोसिंथेसिस के दौरान। तो ये एनर्जी ट्रांसफर की वजह से, एनर्जी का एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल की पहुंचने की वजह से, कैरोटीनॉइड्स की एनर्जी का क्लोरोफिल की पहुंचने की वजह से ये एक्शन स्पेक्ट्रम हमें ज़्यादा बड़ा देखने को मिलता है। यही बात लिखी हुई कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम की पीक के अंदर हमें फ़र्क देखने को मिलता है कि इनकी पीक्स जो है वो ज़्यादा ब्रॉडर होती है, ज़्यादा फैली हुई होती हैं और वैली जो है नीचे वाला पार्ट जो है वो भी इतना ज़्यादा नैरो नहीं होता। और ये डिफरेंसेस की वजह क्या है? पिगमेंट्स का जिक्र किया जा रहा है कैरोटीनॉइड्स, कि सिर्फ क्लोरोफिल अकेला नहीं होता, कैरोटीनॉइड्स जो होते हैं वो भी अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र कर देते हैं क्लोरोफिल के पास, यानी कि जो लाइट एनर्जी ये कैरोटीनॉइड्स एब्जॉर्ब करेंगे उसे क्लोरोफिल को दे देंगे। इस तरह से वो उन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं केमिकल एनर्जी में, ज़्यादा एनर्जी हासिल हो जाएगी और ज़्यादा एनर्जी फोटोसिंथेसिस में फिर यूज़ हो रही होगी। तो रेड और ब्लू पार्ट जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि रेड और ब्लू लाइट जो है यही ज़्यादा फोटोसिंथेसिस के अंदर यूज़ हो रही होती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम जो है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का जिक्र करते हैं। दरअसल इनका काम लाइट के साथ ही जुड़ा होता है, क्योंकि अगर ये ना होते तो लाइट जो है वो एब्जॉर्ब ना हो सकती। तो यहाँ पर यही बात लिखी हुई कि मैटर के साथ जब लाइट टकराती है तो तीन तरह के मामला हो सकते हैं। या तो वो रिफ्लेक्ट हो सकती है, यानी कि वापसी जा सकती है, या तो वो ट्रांसमिट हो सकती है, यानी कि उस मैटर से आर पार हो सकती है, या फिर एब्जॉर्ब हो सकती है। प्लांट्स के केस के अंदर ये लाइट जो है एब्जॉर्ब हो रही है, तो प्लांट के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो कि इस लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और उन केमिकल्स को हम लोग पिगमेंट्स कह रहे होते हैं। तो अलग अलग तरह के पिगमेंट्स होते हैं और वो अलग अलग तरह की जो लाइट है उसकी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं। हमने जैसे कि जिक्र किया था कि 380 से लेकर के 780 तक नैनोमीटर तक की इसकी वेवलेंथ होती है। तो इस लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए अलग अलग पिगमेंट्स मौजूद हैं प्लांट्स के अंदर, जैसे कि हमने जिक्र किया था क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और उसके अलावा कैरोटीनॉइड्स। तो अगर हम मज़ीद बात करें तो ये पिगमेंट्स ही होते हैं जिनका काम लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करना होता है केमिकल एनर्जी में। दरअसल पिगमेंट्स लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, फिर वो लाइट एनर्जी बाद में कुछ और केमिकल्स को बनाने में यूज़ होती है और उन केमिकल्स के अंदर होती है केमिकल एनर्जी। तो एक तरह से लाइट एनर्जी की बाद ही केमिकल एनर्जी बनी है और लाइट एनर्जी को लेकर आने वाले ये हमारे पास पिगमेंट्स हैं। यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है, इनको हम लोग क्लोरोफिल्स कह रहे हैं और दूसरे को हम लोग कैरोटीनॉइड्स कह रहे हैं। ये दो ग्रुप्स यहाँ पर बयान किए जा रहे हैं। अगर हम बात करेंगे क्लोरोफिल के हवाले से तो इसके मुख्तलिफ इकसाम मौजूद हैं, जैसे कि ए, बी, सी, डी और ई। आगे हम देखेंगे अलजी के चैप्टर के अंदर, वहाँ पर आप देखेंगे कि इनके मुख्तलिफ नाम लिखे हुए होंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्लोरोफिल ए और दूसरा क्लोरोफिल बी को ही डिस्कस करें प्लांट के मामले के अंदर। अगर हम क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के अंदर देखेंगे फ़र्क हमें कहाँ नज़र आएगा? पहले आप देखिए सिमिलरिटीज़ कहाँ पर है। कार्बन जितने यहाँ पर मौजूद है क्लोरोफिल ए के अंदर, उतने ही क्लोरोफिल बी में मौजूद हैं। उसके अलावा नाइट्रोजन भी 4 मौजूद है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन 4 मौजूद है क्लोरोफिल बी में। मैग्नीशियम 1 मौजूद है, यहाँ पर भी मैग्नीशियम 1 मौजूद है। फ़र्क आपको इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर नज़र आएगा। क्लोरोफिल ए के अंदर जो हाइड्रोजन मौजूद है वो 72 मौजूद है और क्लोरोफिल बी के अंदर जो हाइड्रोजन मौजूद है वो 70 मौजूद है। और ऑक्सीजन यहाँ पर क्लोरोफिल ए के अंदर 5 है, जबकि क्लोरोफिल बी के अंदर 6 ऑक्सीजन मौजूद है। तो ये आपको फ़र्क क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के अंदर उनके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर मजीद जो है इस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के इस स्ट्रक्चर का बयान किया जा रहा है कि क्लोरोफिल किस तरह का मॉलिक्यूल होता है। तो दरअसल क्लोरोफिल के 2 हिस्से होते हैं, एक इसका स्क्वायर पार्ट होता है, एक इसका इस तरह से पार्ट होता है जो कि लाइट एब्जॉर्बिंग पार्ट होता है, इसी को हम हेड रीजन कहते हैं। और दूसरा एक लॉन्ग टेल रीजन होता है जो कि हाइड्रोकार्बन्स का बना होता है, यानी कार्बन और हाइड्रोजन का जुड़ा हुआ हिस्सा होता है। तो ये 2 पार्ट इसके मेन हिस्से होते हैं। यही बात बयान की जा रही है कि इस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के 2 हिस्से हैं, एक लाइट एब्जॉर्बिंग स्क्वायर फिलेट पार्ट है जो कि हाइड्रोफिलिक होता है, यानी कि वाटर लविंग होता है और वाटर के साथ जुड़ा हुआ होता है, वाटर में ही ये पार्ट मौजूद होता है। और दूसरा पार्ट जो हाइड्रोफोबिक होता है,
यानी कि वाटर हीटिंग पार्ट होता है। ये दरअसल लिपिड की मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होता है। जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर जो थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन है वो भी लिपिड की बनी हुई है। तो वो उन लिपिड की मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद हाइड्रोफोबिक पार्ट, जो कि हाइड्रोकार्बन की एक लंबी सी चेन मौजूद है। अगर हम हेड रीजन का ही जिक्र करें, क्योंकि हमने टेल रीजन का जिक्र किया कि वो जो है हाइड्रोकार्बन्स का बना है, अगर हम हेड रीजन का जिक्र करें तो उसे पोरफिरिन रिंग कहा हुआ है। पोरफिरिन रिंग क्या होती है? जिसके अंदर 4 पायरोल रिंग्स मौजूद होती हैं। नाइट्रोजन और कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं और ये एक पायरोल रिंग का स्ट्रक्चर बनाते हैं। नाइट्रोजन 4 पायरोल रिंग्स बनाती हैं। ये 4 पायरोल रिंग्स हो गई और ये चारों पायरोल रिंग्स जो हैं सेंटर में मौजूद एक मैग्नीशियम के साथ जुड़े होते हैं। तो इस तरह से ये एक पोरफिरिन रिंग का स्ट्रक्चर बनता है। मजीद अगर हम इसके टेल रीजन का जिक्र करें तो इसे फाइटोल कहा जा रहा है, जिसके अंदर 20 कार्बन और 39 हाइड्रोजन मौजूद है। ये भी एक पायरो रिंग के साथ में जुड़े हुए होते हैं। तो इस तरह से एक क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल बनता है जो कि थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होता है। थैलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर दरअसल इसका टेल वाला रीजन मौजूद होता है, जबकि हेड वाला रीजन जो है वो ऊपर की तरफ मौजूद होता है, क्योंकि वो लाइट एब्जॉर्बिंग होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो मॉलिक्यूल नजर आ रहे हैं ये फास्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स हैं जो कि इस मेम्ब्रेन में मौजूद हैं। अब इसके ऊपर वाले जो पार्ट आपको नजर आ रहे हैं, ये ऊपर वाले पार्ट जो है ये दरअसल इसके हेड रीजन है इस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के, और इसका बाकी का हिस्सा इस मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ गड़ा हुआ है। तो ये अपनी टेल की वजह से इस मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद रहते हैं। मजीद यहाँ पर भी देखेंगे ये स्क्वायर पार्ट जो आपको नजर आ रहा है ये इसका हेड रीजन, और ये लंबा सा पार्ट जो आपको नजर आ रहा है ये है इसका टेल रीजन। मजीद अगर हम बात करेंगे आप देखेंगे सेंटर में इसका मैग्नीशियम मौजूद है और वो 4 नाइट्रोजन के साथ में इस तरह से जुड़ा हुआ है। ये 4 नाइट्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स आपको नजर आ रहे हैं इनको हम पायरोल रिंग्स कह रहे हैं, और एक पूरा सा स्ट्रक्चर जिसको हम लोग कह रहे हैं पोरफेरिन स्ट्रक्चर। और हमने जिक्र किया था कि ये हाइड्रोकार्बन की जो लॉन्ग चेन है वो भी एक पायरो रिंग के साथ में जुड़ी हुई है। तो इस तरह से ये हमारे पास इसका क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर बनता है। मजीद यहाँ पर भी आपको क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में फर्क नजर आ रहा है कि ये जो दूसरी पायरो रिंग मौजूद है, इस पायरो रिंग में अगर अल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है, CHO अल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है, तो ये क्लोरोफिल बी का मॉलिक्यूल बनता है। लेकिन अगर मिथाइल ग्रुप मौजूद है तो ये क्लोरोफिल ए का स्ट्रक्चर बनता है। हमने वैसे भी जिक्र किया था कि क्लोरोफिल बी के अंदर 1 ऑक्सीजन ज्यादा होता है, 6 ऑक्सीजन वहां पर होते हैं, जबकि क्लोरोफिल ए के अंदर 5 ऑक्सीजन होते हैं। तो यहाँ पर भी आपको अल्डिहाइड के अंदर भी 1 ऑक्सीजन ज़्यादा नज़र आ रहा है। यहाँ पर भी आप इसके हेड रीजन को देख सकते हैं, और उसके अलावा दूसरा जो है आप इसके फाइटोल हिस्से को भी देख सकते हैं। हमने कहा कि हेड हिस्सा जो है वो पोरफेरिन और टेल वाला रीजन जो है वो फाइटोल कहा जा रहा है। एक मजीद बात कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कार्बन हाइड्रोजन का नंबर जो है ज़्यादा मौजूद है, लेकिन उसके मुकाबले में ऑक्सीजन बहुत ही कम मौजूद है। हमें मालूम है कि लिपिड्स के मॉलिक्यूल जो होते हैं उनके अंदर यही होता है कि कार्बन हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा होते हैं, ऑक्सीजन बहुत कम होता है। ये लिपिड की डेफिनेशन में ही बयान की जाती है कि ऑक्सीजन में बहुत कम होता है, कार्बन हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं। तो ये दरअसल क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल भी लिपिड का ही मॉलिक्यूल है। अब यहाँ पर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स के हवाले से मजीद बात लिखी हुई है कि क्लोरोफिल के जो दोनों ही मॉलिक्यूल हैं वो ज़्यादातर जो लाइट एब्जॉर्व करते हैं वो वायलेट ब्लू और ऑरेंज रेड होती है। ये दोनों को साथ में मिलाकर बात बयान की जा रही है कि दोनों ही क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल वायलेट ब्लू और ऑरेंज रेड लाइट को एब्जॉर्व कर रहे हैं। विजिबल लाइट में से ज़्यादातर यही होता है कि ब्लू और रेड लाइट ही ज़्यादातर एब्जॉर्व हो रही होती है। जो कलर बहुत ही कम एब्जॉर्व होते हैं उन हवाले से लिखा हुआ है कि ग्रीन कलर बहुत ही कम एब्जॉर्व होता है। उसके अलावा येलो और इंडिगो ये भी बहुत ही कम एब्जॉर्व होने वाले कलर होते हैं, क्योंकि ग्रीन कलर एब्जॉर्ब नहीं होता, रिफ्लेक्ट हो जाता है। इस वजह से जो है प्लांट जो है ग्रीन नज़र आते हैं। क्लोरोफिल खुद भी ग्रीन नज़र आता है क्योंकि वो ग्रीन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। अगर हम अकेले क्लोरोफिल ए के हवाले से बात करें तो क्लोरोफिल ए जो है सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला पिगमेंट होता है प्लांट के अंदर, और ये लाइट रिएक्शन के अंदर, फोटोसिंथेसिस के लाइट रिएक्शन के अंदर ये लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी के अंदर। मज़ीद लिखा हुआ है कि क्लोरोफिल ए जो है उसकी भी अलग अलग किस्में हो सकती हैं। वो इस हिसाब से किस्में मौजूद हैं कि वो रेड कलर को कितना ज़्यादा एब्जॉर्व करते हैं। तो 670 तक की वेवलेंथ को एब्जॉर्व करेंगी तो एक किस्म वो होगी, 680 के हिसाब से, 690 के हिसाब से, या 700 के हिसाब से। तो ये अलग अलग इनकी जो है वेवलेंथ मौजूद हो सकती है इस क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल की। अगर क्लोरोफिल बी की बात करें तो ये क्लोरोफिल ए के साथ ही मौजूद होता है ग्रीन प्लांट्स के अंदर और अलजी के अंदर, यानी क्लोरोफिल बी जो है क्लोरोफिल ए के साथ मिलकर जो है रोशनी को एब्जॉर्व करने का काम कर रहा होता है। अब यहाँ पर कैरोटीनॉइड्स का भी जिक्र है। हमने कहा कैरोटीनॉइड्स भी पिगमेंट होते हैं और इनका जो कलर होगा वो येलो, रेड या ऑरेंज कलर का पिगमेंट होगा। मज़ीद लिखा हुआ है कि ये ज़्यादातर ब्लू और वायलेट लाइट को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। इनका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो है क्लोरोफिल के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से मुख्तलिफ होगा। इनका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो ब्रॉड होता है, यानी कि ज़्यादा रेंज में लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो इस तरह से ज़्यादा एनर्जी जो है फोटोसिंथेसिस के लिए हासिल हो सकती है क्योंकि ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब हो रही है। कैरोटीनॉइड्स जितनी भी लाइट एनर्जी को हासिल करते हैं वो क्लोरोफिल बी को दे देंगे,
और क्लोरोफिल बी से वो एनर्जी फाइनली क्लोरोफिल ए के पास पहुंच जाएगी। तो इस तरह से कैरोटीनॉइड्स की एब्जॉर्ब की हुई एनर्जी, क्लोरोफिल बी के एब्जॉर्ब की हुई एनर्जी, ये सारी क्लोरोफिल ए के पास पहुंचती है। तो इस तरह से ये रिएक्शन जो है हो रहा होता है। तो जैसा कि हमने जिक्र किया कि कैरोटीनॉइड्स जो हैं वो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल के साथ मौजूद होते हैं। तो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल के साथ मौजूद होकर एक तो ये उसे एनर्जी प्रोवाइड करें क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल को, दूसरा ये क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल को प्रोटेक्ट करने का भी काम करते हैं। प्रोटेक्ट ये किस चीज़ से क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल को कर रहे हैं? हमने जैसे कि जिक्र किया कि क्लोरोफिल के पास जो है इतनी ज़्यादा एब्जॉर्प्शन रेंज नहीं होती जितनी कैरोटीनॉइड्स के पास होती है। कैरोटीनॉइड्स ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, तो ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ज़्यादा लाइट की इंटेंसिटी को ये क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल तक पहुंचने नहीं देते। ज़्यादा इंटेंसिटी जो लाइट की होगी उसे ये खुद ही एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और अगर एनर्जी ज़्यादा हो चुकी है तो वो उस एनर्जी को फिर वेस्ट भी कर लेते हैं, उन्हें क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल तक पहुंचने नहीं देते। इस तरह से भी ये क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल को डीनेचर होने से, क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल को बिगड़ जाने से बचा रहे हैं। मजीद यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंसान की आय के अंदर भी ये कैरोटीनॉइड्स मौजूद होते हैं, और इंसान की आय के अंदर मौजूद रहकर ये इंसान की आय को ब्लू लाइट से बचा रहे होते हैं। तो इस तरह से ये क्लोरोफिल को भी बचा रहे हैं, हमारी आय को भी ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं ब्लू लाइट से, और उसके अलावा एज के साथ साथ जब मस्कुलर डैमेज होता है तो उसको भी रोकने का काम कर रहे हैं। तो खैर इंसानी बॉडी के अंदर भी ये मौजूद है, इंसान की आय को बचा रहे हैं, इसी तरह से क्लोरोफिल को भी ये प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये जो हेडिंग लिखी हुई है, रोल ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इन एब्जॉर्प्शन एंड कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी, तो ये वही बातें हैं जो हम पहले बयान कर चुके हैं। हमने जैसे कि जिक्र किया कि पिगमेंट ज़्यादा मौजूद होते हैं और हर पिगमेंट की अलग एब्जॉर्प्शन रेंज होती है, तो वो अलग रेंज के अंदर जो है लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है। अब एब्जॉर्ब करने की रेंज उनकी अलग क्यों है? क्योंकि उनके अंदर हल्का सा स्लाइटली जो है स्ट्रक्चर का डिफरेंस मौजूद है, कुछ केमिकल्स का डिफरेंस मौजूद है, तो इस हिसाब से वो अलग अलग रोशनी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो कुछ क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, लेकिन क्लोरोफिल बी के मॉलिक्यूल बहुत अच्छी तरह से लाइट की उस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर पाते हैं। इसी तरह से कैरोटीनॉइड्स हैं, वो कुछ वेवलेंथ को ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो अलग अलग पिगमेंट्स अलग अलग वेवलेंथ को जो है एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और सारी एनर्जी बहरहाल जो है क्लोरोफिल ए के पास पहुंच जाएगी। मुख्तलिफ पिगमेंट्स से उन ज़्यादा पिगमेंट्स के होने की वजह से वेवलेंथ जो है ज़्यादा ही एब्जॉर्ब होगी, लेकिन सारी एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र किसके पास होगी? वो ट्रांसफ़र इस क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल के पास होगी, और फिर क्लोरोफिल ए जो है उसे यूज़ करेगा फोटोसिंथेसिस के अंदर, और फोटोसिंथेसिस के अंदर जो है इसमें से कुछ एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स जो हैं बनाए जाएंगे। तो इसे हम आगे डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ये एनर्जी बन रही होती है। अब यहाँ पर दोबारा टॉपिक आ गया अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, कि क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी जो है उनके अंदर स्ट्रक्चर में फ़र्क पाया जा रहा है, इस वजह से उनके अंदर अलग अलग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होगा। और यहाँ पर बात वही बयान की जा रही है कि क्लोरोफिल ए अलग से अगर लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो वो कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब करेगा? क्लोरोफिल ए जो है वो वॉयलेट और ऑरेंज लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। इसी तरह से क्लोरोफिल बी जो होगा वो ज़्यादातर ब्लू और येलो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। और यहाँ पर क्लोरोफिल ए की रेंज भी लिखी हुई है 650 से लेकर के 700 नैनोमीटर तक, और क्लोरोफिल बी की जो रेंज लिखी है 450 से लेकर के 500 नैनोमीटर। तो ये क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी की मुख्तलिफ रेंज को जाहिर किया जा रहा है। अब यहाँ पर रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को जिक्र किया जा रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड के हवाले से लिखा हुआ है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जब कार्बोहाइड्रेट बनता है तो उसके अंदर कार्बन जो है ये बुनियादी एलिमेंट के तौर पर मौजूद होता है। कार्बन बुनियादी एलिमेंट के तौर पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ में जुड़ा हुआ होता है। जब हम फार्मूले को देखते हैं तो C6H12 और O6 हमें नजर आते हैं। कार्बन जो है ये दरअसल इस कार्बन डाइऑक्साइड में से हासिल होता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये फोटोसिंथेसिस के अंदर लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में शामिल होती है, यानी कि डार्क रिएक्शन के दौरान ये फोटोसिंथेसिस के अंदर शामिल हो जाती है। जैसे कि हमें मालूम है कि फोटोसिंथेसिस का जो पहला हिस्सा होता है वो लाइट रिएक्शन होता है। उस लाइट रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आती, बल्कि जो है डार्क रिएक्शन के अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड दाखिल होती है। इस डार्क रिएक्शन को दूसरा C3 साइकिल भी कहा जाता है। C3 साइकिल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस रिएक्शन के दौरान जो पहला मॉलिक्यूल बनेगा वो 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल होता है। तो इसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं इस पूरे टॉपिक को। अब अगर हम बात करें कि कार्बन डाइऑक्साइड आती कहाँ से, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है स्टोमेटा के जरिए से लीव्स में दाखिल होती है। लीव्स में कुछ ओपनिंग्स होती हैं जिन्हें स्टोमेटा कहा जाता है, जो कि 2 गार्ड सेल्स के बीच में लोकेटेड होती हैं। तो इन स्टोमेटा के जरिए से ये कार्बन डाइऑक्साइड दिन के टाइम पे अंदर आती है और रात के टाइम पे ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के जरिए से प्लांट के लीफ के अंदर आ जाएगी तो लीफ के अंदर कई ज़्यादा बीच में स्पेसेस मौजूद होती है जिन्हें हम इंटरसेलुलर स्पेसेस कह रहे हैं। तो उन स्पेसेस के अंदर ये दाखिल हो जाएगी और फिर इन स्पेसेस के बाद ये उनके सेल्स के अंदर दाखिल हो जाएगी, मेसोफिल सेल्स के अंदर। ये मेसोफिल सेल्स वही हैं जहाँ पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होगा, जहाँ पर क्लोरोफिल मौजूद होगा। तो ये क्लोरोफाइलस सेल्स के अंदर दाखिल हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड,
और फिर ये जो है फोटोसिंथेसिस का हिस्सा बन जाएगी। फिर वही बात लिखी हुई है कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो एंट्री होती है ये स्टोमेटा की ओपनिंग पर डिपेंड करती है कि स्टोमेटा अगर ओपन होंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच पाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अब जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारे पास रोल ऑफ वाटर, कि वाटर किस तरह से फोटोसिंथेसिस के अंदर रोल प्ले कर रहा है। इससे कबल हम लोग लाइट के हवाले से, क्लोरोफिल पिगमेंट्स के हवाले से और कार्बन डाइऑक्साइड के हवाले से डिस्कस कर चुके हैं। जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड का डिस्कस किया था तो हमने ये भी पढ़ा था कि कार्बन डाइऑक्साइड में से कार्बन निकल करके इस ग्लूकोज के साथ शामिल हो जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड में से कार्बन मिल जाता है, ये बात क्लियर हो चुकी है। उसके अलावा ये जो वाटर है इसमें से भी हाइड्रोजन जो है ये लाजिमी बात है ग्लूकोज को मिल जाता है। तो कार्बन जो है ग्लूकोज के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड में से आ रहा है, हाइड्रोजन जो है ये भी वाटर में से हासिल हो रहा है, क्योंकि ना कार्बन डाइऑक्साइड के पास हाइड्रोजन मौजूद है लेकिन ऑक्सीजन इन दोनों के पास मौजूद, कार्बन डाइऑक्साइड के पास भी ऑक्सीजन मौजूद है और वाटर के पास भी ऑक्सीजन मौजूद है। तो अब यहाँ पर ये चीज समझ में नहीं आ रही थी कि जब फोटोसिंथेसिस होता है दिन के टाइम पे जो ऑक्सीजन बाहर निकलती है वो कहाँ से ऑक्सीजन आती है, कार्बन डाइऑक्साइड में से आती है या वाटर में से। और दूसरी बात यहाँ पर यह भी थी कि जो ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन कंबाइन हो रही है वो कौन सा ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है, क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है या वाटर का ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है। तो इसी हवाले से लिखा हुआ एक साइंटिस्ट के हवाले से जिसका नाम है वॉन नेल, इन्होंने ये बयान किया था कि वाटर जो है फोटोसिंथेसिस के दौरान टूट जाता है और उसमें से हाइड्रोजन जो है निकलता है और ऑक्सीजन निकलता है। हाइड्रोजन जो है वो ग्लूकोज के साथ कंबाइन हो जाता है, बाकी ऑक्सीजन जो है वो बाहर की तरफ चला जाता है। यानी कि ग्लूकोज के अंदर जो ऑक्सीजन शामिल हो रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड में से निकल करके ऑक्सीजन शामिल हो रहा है। तो कार्बन भी जो है कार्बन डाइऑक्साइड में से आ रहा है और ऑक्सीजन जो है वो भी कार्बन डाइऑक्साइड में आकर ग्लूकोज के साथ जुड़ रहा है और वाटर में से ये ऑक्सीजन अलग हो जाता है। वाटर में से अलग होकर के ये बाहर की तरफ चला जाएगा। जो जो हमने पढ़ा है कि प्लांट में से ऑक्सीजन बाहर निकलता है, ये इस वाटर में से निकला हुआ ऑक्सीजन होता है। लेकिन इनकी जो बात थी वो हाइपोथेसिस पर बेस्ड थी, यानी कि इन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी जिसका इनके पास कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह मौजूद नहीं था। तो वॉन नेल को ये बात इस तरह से आई थी कि इन्होंने कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को देखा था। फोटोसिंथेटिक वो बैक्टीरिया जो वाटर को यूज नहीं करते थे बल्कि सल्फर के कंपाउंड्स को यूज करते थे, और जब वो सल्फर के कंपाउंड्स को यूज करते थे तो उस दौरान वो सल्फर को बाहर रिलीज कर देते थे। तो इस तरह से सल्फर बैक्टीरिया को देख करके इन्होंने ये अंदाज लगाया कि जिस तरह से वो सल्फर को बाहर निकालते हैं इसी तरह से वाटर में से ऑक्सीजन को बाहर निकाला जा सकता होगा। तो ये वो बैक्टीरिया थे जो ऑक्सीजन का यूज नहीं करते अपने फोटोसिंथेसिस के अंदर। वॉर्नेल के अगर हवाले से बात करें तो उन्होंने 1930s के अंदर अपना हाइपोथेसिस दिया था, लेकिन 10 सालों के बाद ही 1940s के अंदर ये बात जो है एक्सपेरिमेंट के जरिए से प्रूव हो चुकी थी। और प्रूव इस तरह से हो चुकी थी कि कार्बन डाइऑक्साइड में से ऑक्सीजन नहीं आता बल्कि वाटर में से ऑक्सीजन आता है और ये जो है बाहर चला जाता है। अब ये प्रोसीजर किस तरह से किया गया था? दरअसल आइसोटोप यूज किए गए थे ऑक्सीजन के। नॉर्मल ऑक्सीजन जो होता है उसका जो एटॉमिक मास होता है वो 16 वाला होता है, लेकिन आइसोटोप की सूरत के अंदर एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट होता है। अब 18 वाला ऑक्सीजन रखा गया, यकीनन इसका जो न्यूक्लियस होगा वो काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है और ये रेडिएशन इमिट करेगा। तो जब रेडिएशन निकलती है तो हमें उनसे पता चल जाता है कि कौन सा कंपाउंड जो है वो बाहर निकल रहा है। तो आइसोटोप यूज़ किए गए थे और इन आइसोटोप की मदद से जो है बनाया गया था वाटर और उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड बनाया गया था। तो इन्होंने जो है प्लांट्स के दो ग्रुप्स को यूज़ किया है, एक ग्रुप ये, दूसरा ग्रुप ये। जो पहला ग्रुप है उसमें इन्होंने जो कार्बन डाइऑक्साइड रखा है वो तो नॉर्मल रखा है, नॉर्मल ऑक्सीजन वाला, लेकिन जो वाटर इन्होंने रखा हुआ है उसके अंदर आइसोटोप को यूज किया गया है। जब इन प्लांट्स को देखा गया तो इन्होंने जो ऑक्सीजन बाहर निकाला था वो रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन बाहर निकाला था, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन जो है वाटर के साथ मौजूद था। तो यहाँ से ये बात क्लियर हो चुकी थी कि वाटर का ऑक्सीजन जो है वो बाहर की तरफ चला आ जाता है। दूसरे ग्रुप के अंदर उन्होंने क्या किया हुआ था कि उन्होंने वाटर को तो नॉर्मल रखा हुआ था, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जो ऑक्सीजन यूज किया गया था वो आइसोटोप वाला यूज किया गया था। अब जो ऑक्सीजन बाहर निकला वो नॉर्मल वाला बाहर निकला, लेकिन ग्लूकोज के साथ जो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था वो दरअसल इस आइसोटोप वाला ऑक्सीजन जो है जुड़ा हुआ था। तो यहाँ पर इन दोनों एक्सपेरिमेंट से ये बात वाज़ेह हो रही थी कि ऑक्सीजन वही बाहर निकलता है जो कि हाइड्रोजन के साथ में जुड़ा होता है, जो वाटर के साथ जुड़ा होता है। तो वाटर का ऑक्सीजन जो है अलग होता है और फिर वो बाय प्रोडक्ट के तौर पर निकल जाता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन जो है वो फोटोसिंथेसिस के दौरान ग्लूकोज के साथ जुड़ जाता है। यही बात लिखी हुई कि दो ग्रुप प्लांट्स के बनाए गए हैं। पहले ग्रुप के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर दिया गया है, वाटर ऐसा दिया गया है जिसके अंदर ऑक्सीजन जो है वो आइसोटोप वाला यूज किया गया है और कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल यूज किया गया है जिसके अंदर ऑक्सीजन 16 वाला मौजूद है। और दूसरा ग्रुप प्लांट का ऐसा यूज किया गया है जिसके अंदर जो ऑक्सीजन है वाटर के साथ वो नॉर्मल है, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन है वो 18 वाला यानी आइसोटोप वाला मौजूद है। जब देखा गया ग्रुप 1 के प्लांट्स के हवाले से जिनके अंदर वाटर में आइसोटोप वाला ऑक्सीजन यूज किया गया है,
तो उस दौरान जो ऑक्सीजन बाहर निकला वो आइसोटोप वाला निकला, लेकिन शुगर के अंदर, ग्लूकोज के अंदर कोई भी आइसोटोप वाला ऑक्सीजन मौजूद नहीं था। जबकि ग्रुप 2 जो था, सेकंड ग्रुप, उसके अंदर ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस हुआ वो नॉर्मल वाला प्रोड्यूस हुआ, जो वाटर के साथ मौजूद था। और मज़ीद अगर हम बात करें ग्लूकोज के अंदर, शुगर के अंदर जो ऑक्सीजन हमें देखने को मिला, तो वो 18 वाला यानी कि आइसोटोप वाला मौजूद था, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ आइसोटोप वाला ऑक्सीजन जो है जोड़ा गया था। तो इस तरह से ये बात क्लियर हो चुकी थी कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन निकलता है, दरअसल वो वाटर को ब्रेक करके निकलता है। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होती है, जिस वजह से ये ऑक्सीजन बाहर निकलता है। और इस फोटोसिंथेसिस के दौरान जब वाटर ब्रेक होगा, यानी कि H2O अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन तो बाहर चला जाएगा, लेकिन ये जो हाइड्रोजन होता है, ये शुरुआत के अंदर NADP एक मॉलिक्यूल के साथ जुड़ करके NADPH2 बनाता है। तो इस तरह से NADPH2 एक ऐसा मॉलिक्यूल बनता है जिसके पास केमिकल एनर्जी होती है। फिर यही मॉलिक्यूल जो है आगे वापसी टूट जाएगा, NADPH2 अलग हो जाएगा और फिर ये हाइड्रोजन जो है जुड़ जाएगा ग्लूकोज के साथ में। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस जो है फोटोसिंथेसिस का कैरी आउट होता है, जिसको हम आगे वाली वीडियोस के अंदर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे तफसील के साथ। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।